नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अनंता जो कि यहाँ पर अभी रिया के साथ ही थी, उसे अभी यहाँ पर काफी पश्चाताप हो रहा था कि उसे रिया को उस हिल पर लेकर ही नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद न जाने रिया को क्या क्या याद आ गया है। तो इधर जब वो यहाँ पर रिया से बात कर रही थी तभी उसे यहाँ पर अब वो जियांटी गलाता हुआ दिखाई देता है। तो वो यहाँ पर रिया से कह के जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाती है और उसके साथ आई कॉन्टेक्ट करती है। उसकी बातों को समझने के बाद अब यहाँ पर अवंतिका कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। ये कहते हुए ही अब रानी अवंतिका अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यशपाल अग्रवाल कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वो शांत बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। जहां एक तरफ अवंतिका को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे किंग यानी कि रोहित की पूरी प्लानिंग समझ में आ गई हो, उसे पता चल गया हो कि अब रोहित का अगला कदम क्या होगा। और अब वो वन ही मन में अब यहाँ पर अनिका और रोहित को लेकर काफी प्राउड भी फील कर रही थी कि उन्होंने कितने अच्छे से सिचुएशन को कंट्रोल किया, जिससे दुश्मनों को भी किसी भी तरह का शक नहीं हुआ। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया में मारवा हाउस में यहाँ पर हंसराज मारवा अभी अपने रूम में खड़े हुए थे और वो अपने रूम में किसी से फोन पर बात कर रहे थे। फोन पर बात करते हुए भी यहाँ पर हंसराज मारवा कहते हैं, माँ आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर सुहासिनी मारवा से बात कर रहे थे। मैं पंकज के साथ वहाँ पर आ रहा हूँ, आपको किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं वहाँ पर आने के बाद सब कुछ संभाल लूंगा। अरे क्या हुआ कि धनंजय भाई ने आपका साथ नहीं दिया, तो इसलिए आप बिल्कुल भी मत घबराइए। हम दोनों भाई हैं ना, मैं और पंकज, हम जल्दी वहाँ पर आते हैं, क्योंकि हम दोनों भी तो आपके बेटे हैं ना। इसलिए धनंजय ने जो कुछ भी किया उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं जल्द ही जल्द पंकज को लेकर पेरिस पहुंच रहा हूं। इधर अपनी माँ के साथ बात करने के बाद इधर हंसराज मारवा आप कहते हैं, देविका देख इससे अच्छा दिन तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देविका भी वहां पर उसी कमरे में मौजूद थी। वो यहाँ पर सुहासिनी मारवा और हंसराज मारवा इन दोनों की ही बातें सुन रही थी। इसलिए फोन कट होने के बाद अब यहाँ पर हंसराज मारवा अब देविका से कहते हैं, उस धनंजय को ही नहीं बल्कि उसके बेटे को भी अब खुद से दूर कर दिया। माँ ने देखो सच कहूँ तो इससे ज्यादा खुशी का दिन मेरे लिए कभी आ ही नहीं सकता है। जो हुआ है ना वो मेरे लिए सबसे बेस्ट दिन है। इसलिए तुम जल्दी से मेरी पैकिंग कर दो। मैं पंकज को ये गुड न्यूज सुना कर आता हूँ, क्योंकि इससे अच्छा मौका हमें कभी मिल ही नहीं सकता है। अरे सच में मैं बता नहीं सकता कि धनंजय ने खुद ब खुद हमारा कितना काम आसान कर दिया है। उसने खुद माँ को मना कर दिया कि वो अब उससे और उसके बेटे और उसकी फैमिली से दूर रहे। इधर यहाँ पर हंसराज की ये बात सुनते ही अब देविका कहती है, क्या खबर सुनाई है तुमने हंसराज? हाँ सच में तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। सच में मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि धनंजय भाई ने ये सब किया है। इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, हाँ मुझे भी एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ था जब माँ ने मुझे ये खबर सुनाई, लेकिन माँ सच कह रही है, क्योंकि उनकी आवाज से ही पता चल रहा था कि धनंजय के कहे हुए शब्दों की वजह से माँ कितनी परेशान है। लेकिन हमें बस इसी मौके का फायदा उठाना है। माँ भी काफी परेशान है और इसी वक्त ही हमें उन्हें संभालना है, ताकि फिर वो हमारे बारे में भी सोचे। इसलिए तुम मेरी पैकिंग करो, मैं बस अभी आता हूँ पंकज को ये खबर सुनाकर। और ये कहते हुए ही हंसराज मारवा अब अपने रूम से बाहर निकलकर इधर पंकज मारवा के रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो जैसे ही
पंकज मारवा के रूम में आते हैं तो वो रूम के बाहर आते हैं तो वो सबसे पहले यहाँ पर पंकज मारवा के रूम के दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने अपने भाई को देखकर अब यहाँ पर वो कहते हैं, भैया भैया आप यहाँ पर, क्या कुछ ज़रूरी बात है क्या? इधर पंकज की इस बात पर अब हंसराज कहते हैं, वो हाँ, बहुत ज़रूरी नहीं, मेरे पास एक बहुत ही बड़ी, इवन एक नहीं 2 खुशखबरी है। अगर तुम उस खुशखबरी को सुनोगे ना तो तुम भी यकीन नहीं कर पाओगे। इधर यहाँ पर हंसराज के मुंह से ये सुनने के बाद अब पंकज कहता है, क्या खुशखबरी? सच में बताओ ना भैया जल्दी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है कोई भी खुशखबरी सुने हुए। तब अब यहाँ पर हंसराज कहता है, वो क्या है ना, पहली खुशखबरी ये है कि पापा जिंदा है। इधर जैसे ही पंकज ने ये सुना, ये सुनते ही अब पंकज मारवा कहते हैं, भैया ये बात तो हमें पता ही है ना, तो इसमें ज़्यादा खुश होने की क्या बात है? इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, अरे तुम पहले मेरी बात तो सुनो। वो क्या है ना कि माँ का फ़ोन आया था, ये बात हमें पता है क्योंकि ये बात सिर्फ हम जानते थे, लेकिन अब सब जानते हैं कि पापा जिंदा है। और पता है माँ ने मुझे फ़ोन पर बताया कि हमारे पापा जिंदा है, इसलिए देखो अभी हमारे पास ये सबसे अच्छा मौका है, तुम बस जल्दी से अपनी पैकिंग करो, हमें पेरिस जाना है, माँ को हमारी वहाँ पर ज़रूरत है। हंसराज की इस बात को सुनने के बाद अब पंकज मारवा कहते हैं, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है भाई कि माँ पापा तक पहुँची कैसे? क्योंकि ये बात तो सिर्फ हम जानते थे ना कि पापा जिंदा है, तो आखिर माँ को उनके जिंदा होने के बारे में कैसे पता चला? अब पंकज की इस बात पर हंसराज मारवा कहते हैं, ये बात तो सच कहूँ तो पंकज मुझे भी नहीं पता है, कि खैर छोड़ो, क्योंकि जब हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर माँ उन तक कैसे पहुँची। अभी इन सब चीज़ों का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द पेरिस के लिए निकलना होगा। इसलिए मेरी मानो अभी जल्द से जल्द तैयार हो जाओ और अपनी कुछ ज़रूरी पैकिंग कर लो। इधर ये कहते हुए ही अब यहाँ पर हंसराज कहता है, ओके, मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए आया था, तुम जल्दी से अपनी पैकिंग करो, मैं भी बस जाकर तैयार होता हूँ। हंसराज की ये बात सुनते ही अब पंकज मारवा कहते हैं, ठीक है भैया, मैं भी बस अभी तैयार होता हूँ। इधर यहाँ पर हंसराज मारवा पंकज से बात करते हुए अब उनके रूम से बाहर जाने लगता है। हंसराज को देखकर तो आज ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर आज यहाँ पर जमीन पर टिक ही नहीं रहे हों, क्योंकि आज वो सच में बहुत ही खुश था। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में किंग इधर अपनी ही सोच में थे कि तभी उनके रूम का दरवाजा नॉक होने लगता है। इधर किंग जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं तो किंग के सामने यहाँ पर आयशा मारवा खड़ी थी। आयशा मारवा को अपने कमरे के बाहर देखकर अब किंग कहते हैं, आयशा तुम यहाँ पर, और वो भी इस वक्त? सब ठीक तो है ना आयशा? कि क्या कुछ हुआ है क्या? किंग की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, वो क्या है ना कि आज मुझे माँ की पता नहीं क्यों बहुत ही याद आ रही है। आयशा की इस बात पर अब किंग कहते हैं, हाँ तो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही तो है और तुम्हारे पास भी। इधर किंग की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर आयशा मारवा कुछ यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। उसे किंग की इस बात का मीनिंग समझ में ही नहीं आता कि आखिर उसकी माँ उसके साथ कैसे है और उसके पास कैसे है, क्योंकि उसकी माँ को तो मरे हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। इसलिए अब हैरानी से आयशा मारवा अब किंग से कहती है, क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहते हैं। आयशा की इस बात को सुनने के बाद अब किंग कहते हैं, कुछ नहीं, बस अभी के लिए ये सब छोड़ो। पहले मुझे आयशा ये बताओ कि इस नालायक के टाइम पर तुम क्या खाती थी? अरे ये नालायक ऐसा क्यों है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। इसके दिमाग में कब चल रहा होता है? मुझे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये सोच क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। सच में इस नालायक ने मुझे बहुत ही कंफ्यूज करके रखा है। अनिका को देखो, अनिका हमेशा ही काफ़ी स्ट्रेट होती है, लेकिन ये हमेशा मुझे ही कंफ्यूज करता रहता है। इधर किंग के मुंह से ये सुनते ही आयशा मारवा कहती है, पहले आप ये तो बताइए ना कि आपका नालायक कहाँ है, तभी मैं आपको उसके बारे में कुछ बता सकती हूँ। और हाँ, वो राहुल। अब यहाँ पर आयशा ने बस इतना ही कहा था कि राहुल का नाम लेते ही वो फिर से चुप हो जाती है, क्योंकि आयशा को यहाँ पर राहुल की काफ़ी चिंता हो रही थी।
वो किंग से ये जानना चाहती थी कि राहुल की हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं, क्योंकि आयशा को यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बस किंग से ही पता चलता था। इधर आयशा की इस बात पर अब किंग कहते हैं तुम चिंता मत करो आयशा, राहुल अब ठीक है। और सच कहूँ तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ उसे बस कुछ ही घंटों बाद होश आ जाएगा। अगर सब कुछ हमारी प्लानिंग यानी कि जैसा हमने सोचा था सब कुछ अगर अनिका ने बिल्कुल वैसे ही किया होगा तो तुम चिंता मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात है आयशा कि कोई मौत के हवाले हो रहा है। ये सुनते ही यहाँ पर आयशा मारवा कहती है मैं कुछ समझी नहीं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन मौत की तरफ जा रहा है, प्लीज साफ बताइए, क्या वो कोई अपना है। आयशा की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं अरे कुछ नहीं, बस वैसे ही। तुम ऐसा करो, तुम अभी अपना काम करो, और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे काम का नहीं है, इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों में घुसने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किंग ने एक लाइन तो आयशा के सामने कह दी थी, लेकिन इस बात को कहने के बाद वो आयशा को कुछ भी स्पष्ट नहीं करते। इधर यहाँ पर किंग की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर आयशा मारवा खुद कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसके पापा उससे कहना क्या चाहते हैं। कभी वो उसकी माँ के बारे में कह रहे हैं कि वो उसके पास है, तो कभी वो कह रहे हैं कि कोई मौत के करीब जा रहा है। आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन क्योंकि वो जानती थी कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक उसके पापा नहीं चाहेंगे उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए भी यहाँ पर इन सब बातों को छोड़ते हुए आयशा मारवा कहती है ओके ठीक है फिर, लेकिन मुझे धनंजय से बात करनी है। इधर यहाँ पर आयशा की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं तुम्हें इंटरनेट कॉलिंग सिखाई तो है ना आयशा, तो जाओ जाकर उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि जब तुमने ये इंटरनेट कॉलिंग करना सीखा था तो इसका इस्तेमाल फिर कब करोगी। अगर इस सब में भी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो। अब किंग की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है हाँ मैं कितने लंबे समय से कर तो रही हूँ, लेकिन वो क्या है ना, मैंने पहले भी कहा है वो मेरा फ़ोन उठाते ही नहीं है, इसलिए क्या आपके पास कोई और रास्ता है। इधर इस बात पर अब किंग कहते हैं ओके ठीक है फिर, देखो इस बार तुम उसे फ़ोन करो, एक बार और उसे ट्राई करो, शायद इस बार वो उठा ले, डोंट लूज योर होप। और इधर यहाँ पर किंग की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा कहती है जी पापा मैं करती हूँ। और वो यहाँ से किंग को यहाँ पर बाय बोलकर अब वो वहाँ से जाने लगती है। एक तरफ जहाँ पर किंग अभी बहुत कुछ सोच रहे थे, तो दूसरी तरफ इधर यहाँ पर इस ब्लैक पैलेस में दिव्यांशी भी यहाँ पर पूरे पैलेस में किसी को जोर से आवाज़ लगा रही थी। इधर दिव्यांशी की इस आवाज़ को सुनकर जैसे ही राजेश्वर पीरामल अब उनके पास आते हैं, तो राजेश्वर पीरामल अब यहाँ पर गुस्से में आकर उसके पास कहते हैं क्या हुआ है दिव्यांशी, तुम इस तरह से जोर से क्यों चिल्ला रही हो। इधर यहाँ पर ये सुनते ही अब दिव्यांशी कहती है शौर्य मर चुका है। इधर यहाँ पर दिव्यांशी की ये बात सुनते ही अब राजेश्वर पीरामल जब यहाँ पर एक पल में तो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो इस बात से काफ़ी हैरान है, लेकिन वो खुद भी जानते थे कि उसे शौर्य के मरने और जिंदा रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। इसलिए वो भी यहाँ पर दिव्यांशी के साथ अब यहाँ पर शौर्य के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं शौर्य को देखने के लिए। राजेश्वर पीरामल जब अब यहाँ पर शौर्य को देखते हैं ये सब क्या हो रहा है। पहले तो वो शौर्य वहाँ पर उस आइलैंड पर वो प्रत्युष मर गया, और अब ये शौर्य भी। इधर अभी यहाँ पर ये सुनते ही अब दिव्यांशी भी कहती है लगता है इस वक्त हमारा वक्त बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, इसलिए हमने इन दोनों को ही खो दिया। दिव्यांशी की इस बात को सुनकर अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्युष तो वहाँ पर उस आइलैंड पर शहीद हुआ है, इसलिए प्रत्युष के साथ साथ अब शौर्य के भी अंतिम संस्कार की तैयारी करो। राजेश्वर की ये बात सुनते ही अब दिव्यांशी कहती है ठीक है मैं करती हूँ, और अब वो वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि इन लोगों के साथ अभी ये काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर यशपाल अग्रवाल अब वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट थे, साथ में देवराज गुलेरिया और यशवंत मल्होत्रा भी थे। तो इधर दुश्मनों के लिए इन्होंने यहाँ पर अपने 2 होनहारों को खो दिया था। तो वहीं अब राजेश्वर पीरामल अब अपने मन में कहते हैं मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस यशपाल के दिमाग में चल क्या रहा है।
यशपाल ने ये सब क्यों किया। इधर यहाँ पर जहाँ एक तरफ ब्लैक पैलेस में राजेश्वर पीरामल ये सब सोचने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि उसे यशपाल का कुछ भी खुद समझ नहीं आ रहा था। तो दूसरी तरफ इधर राजमहल में अब तक स्वाति मल्होत्रा और करण गुलेरिया ये दोनों ही अब तक यहाँ पर इस राजमहल में आ जाते हैं, क्योंकि करण को धनंजय से कुछ जरूरी बात करनी थी। इधर पूरी की पूरी सिक्योरिटी को चेक से गुजरने के बाद अब करण गुलेरिया कहते हैं हमें धनंजय पीरामल से ही सबसे पहले मिलना है स्वाति, हमें सबसे पहले धनंजय पीरामल से मिलना है। इधर ये सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड अब कहता है सर अभी आपको हमसे बात करना सही नहीं होगा, और वैसे भी बड़ी रानी ने हमें कहा है कि अभी राजमहल का हर मेंबर रेस्ट कर रहा है, इसलिए आई होप कि धनंजय सर भी रेस्ट कर रहे होंगे, इसलिए कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करें। उस सिक्योरिटी गार्ड की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा अब करण गुलेरिया की तरफ देख कर कहती है चलो करण यहाँ से। इधर ये सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं लेकिन स्वाति हम तो यहाँ पर। इससे पहले कि वो कुछ भी कहते कि तभी स्वाति मल्होत्रा उन्हें राजमहल से बाहर लेकर जाने लगती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा जानती थी कि वो यहाँ पर चाहे कुछ भी कह ले, अगर यहाँ पर बड़ी रानी का आदेश था कि तो ये दोनों अभी अंदर नहीं जा सकते थे, और वैसे भी वो सच में रेस्ट कर रहे थे। इसलिए वो यहाँ से जब बाहर जाने लगती है तो वो करण से कहती है डोंट वरी करण, अगर हम यहाँ से नहीं जा सकते तो क्या हुआ, अब हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं स्वाति तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, कैसे ऐसे किसी भी सीक्रेट रास्ते का, तुम शायद राजमहल के सीक्रेट रास्तों के बारे में बात कर रही हो। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि हाँ करण, मैं बस इन सीक्रेट रास्तों के ही बारे में बात कर रही हूँ, और ये कोई सोचने का विषय नहीं है। क्या हुआ कि अगर तुम्हें इन रास्तों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ ना, मुझे ये सब कुछ पता है, इसलिए तुम बस मेरे पीछे आओ, तुम बस मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें धनंजय के कमरे तक पहुँचा दूंगी। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर राजमहल के पीछे की तरफ जाने लगती है। तो वहीं करण गुलेरिया भी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ कैलाश अधिकारी के पैलेस में यहाँ पर श्रेया अब अंजलि मामी से कहती है आंटी आप ब्रेकफास्ट में क्या लेगी, क्योंकि रानी आलिशा के कहे अनुसार अब तक अंजलि मल्होत्रा यहाँ पर कैलाश अधिकारी के पैलेस में पहुँच चुकी थी। इधर श्रेया की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है बेटा मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ, तुम मुझे जो कुछ भी दोगी ना मैं बस वही खा लूँगी। वैसे तुम्हारे पापा मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है, क्या यहाँ पर रहना मेरे लिए ठीक होगा। इधर अंजलि मामी के इस सवाल का जवाब इससे पहले कि श्रेया कुछ भी देती, क्योंकि सच कहें तो श्रेया को शायद इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, कि तभी उनके कानों में एक आवाज़ आती है लगता है आप अपनी बेटी के प्यार में अपने बेटे को भूल गई हैं, तभी आप यहाँ पर नहीं रहना चाहती हैं। आप ये भूल गई हैं कि आपके बेटे को भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे ही यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा के कानों में ये आवाज़ जाती है, वो पहचान जाती है ये आवाज़ किसी और की नहीं, ये आवाज़ आकाश की थी। ये सुनते वो यहाँ पर पीछे की तरफ मुड़ती है, तो इधर यहाँ पर अब आकाश जो कि उसी की तरफ ही बढ़ रहा था, और आकाश गुलेरिया भी यहाँ पर अपने मन में ही कहता है मुझे इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि पिछले 6 महीनों से माँ पापा के साथ थी, मुझे किसी को भी इसके बारे में पता नहीं लगने देना है। ये बात मल्होत्रा हाउस के लोगों में से किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि आकाश अब जानता था कि उसकी माँ पिछले 6 महीने से राजीव गुलेरिया के पैलेस में थी। इधर आकाश गुलेरिया को इधर अपने ख्यालों में उसी की तरफ बढ़ता हुआ देखकर अब अंजलि मामी कहती है क्या हुआ है आकाश, तुम क्या सोच रहे हो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बस अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ। मैं जितना प्यार आलिशा से करती हूँ मैं उतना ही प्यार तुमसे भी करती हूँ। इधर उसकी इस बात पर आकाश गुलेरिया कहते हैं वैसे मैं कुछ खास नहीं सोच रहा हूँ। वैसे आपके आने से पिंकी काफ़ी खुश है, उसे काफ़ी अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई। वो अभी अपनी ऑनलाइन क्लास कर रही है, ऑनलाइन क्लास के ख़त्म होने के बाद वो आपके साथ ज़रूर खेलेगी। इधर ये सुनते ही अब श्रेया भी कहती है
फिर तो और भी अच्छा है। सच कहूँ तो अब तो बहुत ही मज़ा आएगा, लेकिन अब चलो कुछ खा लेते हैं। इधर ये कहते हुए श्रेया अब डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगती है, तो वहीं उसके पीछे पीछे अंजलि मामी और आकाश भी आ जाते हैं। एक तरफ ये यहाँ पर जो एक साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ गए थे, तो दूसरी तरफ राजमहल में स्वाति मल्होत्रा और करण गुलेरिया ये दोनों भी अब तक यहाँ पर राजमहल में स्वाति मल्होत्रा के द्वारा बताए गए सीक्रेट रास्ते से अब राजमहल में एंटर कर जाते हैं। अंदर आते हुए ही अब करण गुलेरिया यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं, स्वाति मुझे यहाँ पर सच में, हालांकि मैं यहाँ पर आना चाहता था, मैं धनंजय से मिलना चाहता था, लेकिन मेरे मन में एक फीलिंग चल रही है। करण की ये बात सुनकर अब स्वाति हैरानी से पीछे की तरफ देखती है और कहती है, फीलिंग? कैसी फीलिंग करण? तो अब यहाँ पर करण कहते हैं, सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर अब इस तरह से आते हुए एक चोर टाइप होने की फीलिंग आ रही है कि क्योंकि हम इस तरह से चोरों की तरह राजमहल में जो घुस रहे हैं। करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम ज्यादा मत सोचो करण, तुम थोड़ा अभी चुप रहो। इधर ये कहते हुए स्वाति मल्होत्रा अब धनंजय के रूम के दरवाजे को अब नॉक करने लगती है, क्योंकि वो दोनों भी यहाँ पर धनंजय पीरामल के दरवाजे के सामने खड़े थे। तो वहीं करण गुलेरिया जब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा दरवाजे को स्लोली नॉक कर रही थी, तो करण अब यहाँ पर डर कर इधर उधर देख रहे थे। करण को भी ये डर था कि कहीं कोई उन्हें यहाँ पर ना देख ले, क्योंकि सच में वो यहाँ पर आए तो चोरों की तरह ही थे। इधर अब यहाँ पर इधर उधर देखने के बाद अब करण कहते हैं, स्वाति जल्दी करो ना, देखो मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर किसी ने हम दोनों को इस तरह से देख लिया तो हम दोनों के लिए बहुत ही बड़ा संकट हो जाएगा, क्योंकि हम एक नॉर्मल रास्ते से तो यहाँ पर नहीं आए हैं। इधर यहाँ पे करण ने इतना ही कहा था कि तभी अब यहाँ पर धनंजय के रूम का दरवाजा खुल जाता है। इधर सामने धनंजय पीरामल को देखकर करण और स्वाति दोनों ही पहले कुछ भी नहीं कहते, वो चुपचाप पहले कमरे के अंदर आ जाते हैं। तो इधर धनंजय खुद हैरान था इन दोनों को यहाँ पर इस वक्त देखकर। तो इधर जैसे ही ये दोनों अंदर की तरफ घुसते हैं, तो इधर स्वाति सबसे पहले तो दरवाजे को बंद कर देती है। और इधर स्वाति की इस हरकत को देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये सब क्या है स्वाति? तुम दोनों को राजमहल में आने के लिए किसने कहा है, और किसकी परमिशन से तुम दोनों यहाँ पर आए हो? इधर धनंजय का ये कड़क रुख देखते हुए ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैं इस राजमहल का दामाद हूँ धनंजय, मुझे यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आई होप कि तुम्हें ये सब याद होगा। इधर यहाँ पर ये सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ, इसमें भूलने वाली बात तो कुछ भी नहीं है ना करण, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर आए क्यों हो, और अगर तुम दोनों यहाँ पर आए हो तो क्या धर्मराज मारवा को तुम दोनों पर शक नहीं हुआ? इधर इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, इट्स रिस्की, लेकिन हमें रिस्क लेना पड़ा धनंजय। वैसे धनंजय तुम्हें पता है ना कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? स्वाति की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, अभी नहीं स्वाति, अब कुछ भी मत कहना। अभी सच कहूँ तो मैं उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैं भी कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये सच में ही एक काफ़ी गंदी सिचुएशन है। उन लोगों को यही लगना चाहिए कि गुलेरिया आज की राजमहल के लोगों से नहीं बन सकती है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, धनंजय वो तीनों हमारे पिता हैं। आई हैव ए गट फीलिंग हम उन्हें ज़्यादा वक्त तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देखो ये हमारा प्लान था, हमें उस समय ये सब कुछ करना पड़ा। इधर यहाँ पर धनंजय भी इस बात के बारे में जानकर अब अंदर ही अंदर काफ़ी खुश थे, लेकिन वो भी अब यहाँ पर इस प्लान को कंटिन्यू करना चाहते थे। इधर उसकी इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ वो पिता हैं, इसलिए हम उनसे ज़्यादा देर तक नहीं छिपा सकते, इसलिए तो उन्हें इंडिया लेकर जा रहे हैं। देखो करण, अपने पापा की हर छोटी से छोटी एक्टिविटी पर अब नज़र बनाए रखना, क्योंकि अब तुम्हारा काम और भी बढ़ गया है, ताकि हमें टाइम अपडेट मिलता रहे। और मैं भी मल्होत्रा हाउस में ही रहूंगी, ताकि मैं वहां पर यशवंत मल्होत्रा पर अपनी नज़र रख सकूं। इधर उसकी इस बात को सुनने के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ओके, तो इन दोनों का तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट धर्मराज मारवा? उस पर नज़र कौन रखेगा? धनंजय की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, भाई आपने प्लान क्यों चेंज कर दिया?
हमने पहले ही प्लान बनाया था ना कि हमें कैसे क्या करना है, तो उस वक्त आपने अपने प्लान को क्यों चेंज किया? हाँ, फॉर अ सेफ साइड, अगर वो लोग सामने आकर ऐसा कुछ भी करते हैं तो हमें क्या करना है? हम अच्छी तरह से जानते थे ना कि हमें क्या करना है, लेकिन नहीं, तुमने वहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, स्वाति, अगर मैं उनके खिलाफ नहीं होता ना तो शायद उन्हें हम पर शक हो सकता था। इसलिए उस समय मैंने जो सब कुछ किया वो मैंने अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही किया था, क्योंकि मैं भी तुम लोगों की तरह सीधा ही अपने पापा पर विश्वास नहीं कर सकता था। और वो शायद समझ जाते कि हम कोई नाटक कर रहे हैं। हमने रियल में उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं किया है। और हमारा नसीब इतना अच्छा था कि उसी वक्त आलिशा और रेवती ने वो फायरिंग की, क्योंकि सच में अगर वो फायरिंग भी नहीं होती तो उन लोगों का हम लोगों के ऊपर विश्वास करना और भी मुश्किल हो जाता। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, वो तो मुझे लगता है कि बेस्ट पॉइंट था हमारी इस प्लानिंग में। इसी वजह से ही वो लोग इजली हम लोगों के ऊपर विश्वास कर पाए, क्योंकि आलिशा और रेवती से हमने उन लोगों को बचा लिया, क्योंकि इसके बाद ही हमें अपने इमोशंस को दिखाने का मौका मिला ना। अदरवाइज हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। इधर इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, 16-17 साल पहले जो गलती हमसे हुई थी ना, हम उसे दोबारा दोहरा नहीं सकते हैं। ये बात हमें बिल्कुल याद रखनी चाहिए। भले ही सिचुएशन आगे कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन हमें ये बात पूरी तरह से याद रखनी है कि हम इन लोगों के ऊपर विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, वैसे अभी अनिका कहाँ है? इधर यहाँ पर धनंजय की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, धनंजय, उसे कुछ जरूरी काम था तो वो उसी सेम डे ही वो वहाँ से उन्हें एडमिट करवाने के बाद वहाँ से चली गई थी। करण की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम? अनिका उसी दिन चली गई, लेकिन अनिका आखिर ऐसे कहाँ जा सकती है? इधर ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने मन में सोचती है, कहीं अनिका किंग यानी कि रोहित से मिलने के लिए तो नहीं गई है, क्योंकि वो वैसे भी किससे मिलने के लिए जाएगी? और वैसे भी रोहित कहाँ है? अरे इतना सब कुछ वहाँ पर उस आइलैंड पर हो गया, लेकिन उस समय वो कहाँ पर था? क्योंकि हर फाइट में रोहित हमेशा ही वहाँ पर इन्वॉल्व रहता था। और आखिर वो शख्स कौन था जो इतनी स्पीड के साथ उन फूलों को तोड़कर वहाँ से लेकर गया था? क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को भी अभी इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सारा का सारा प्लान रोहित का ही था, और रोहित वहीं पर ही अपने चौपर में था। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब कुछ देर अपनी सोच में रहने के बाद अब करण और धनंजय से कहती है, तुम दोनों यहीं पर ही रुको, मैं बस अभी आती हूँ। इस बात को सुनने के बाद अब करण गुलेरिया कहते हैं, लेकिन अब तुम कहाँ जा रही हो? देखो स्वाति, मेरे ख्याल से उन लोगों के आदमी हम पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए हमें अपने हर एक कदम को फूक कर रखना होगा। अब हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि जिससे उन लोगों को हम पर शक हो जाए। इधर उसकी इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इसके बारे में ध्यान रखूंगी। और ये कहते हुए स्वाति मल्होत्रा वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं करण गुलेरिया अब धनंजय पीरामल से कहते हैं, कुछ मंगा देना यार, देख मैं यहाँ पर आया हूँ, इवन मुझे बहुत ही भूख लगी है, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं खा पाया, ताकि उन लोगों को हम पर शक ना हो। इधर ये सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, तू तो ऐसे कह रहा है मानो काफी वक्त से ही तूने कुछ भी नहीं खाया है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ मैंने बताया ना, वैसे सच तो यही है कि मैंने सच में कुछ खाया ही नहीं है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अबे गधे, तेरे से एक नाटक भी ढंग से नहीं हो सकता है। हाँ क्या इसमें तुझे खाना छोड़ने की क्या जरूरत थी? खाना तो तू खा ही सकता था ना। इधर धनंजय की इस बात को सुनने के बाद अब करण कहते हैं, नहीं मैं खाना कैसे खा सकता था? अगर मैं खाना खाता तो वो लोग सोचते कि मुझे अपने पापा की चिंता ही नहीं है, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। करण की ये बात सुनकर अब धनंजय कहते हैं, ओके मैं मंगाता हूँ, वैसे आगे का प्लान रेडी तो है ना? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ सब कुछ वेल प्लान्ड है। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब अपने फोन से एक नंबर डायल कर
कर देते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो वो कहते हैं मेरे रूम में कुछ खाने के लिए ले आओ। इधर इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है ओके सर, और इधर उसकी इस बात पर धनंजय पीरामल अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो सामने की तरफ करण की तरफ देखने लगते हैं। करण की तरफ देखते हुए धनंजय कहते हैं तुम्हें पता है ना करण कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं देख धनंजय, हमने जो काम 16 साल पहले अधूरा छोड़ा था ना, बस उसी को ही पूरा करने के लिए। और वैसे भी ब्लैक पैलेस वो लेवल जिसे हम पूरा नहीं कर पाए उसे भी तो अब डिकोड करना है ना, क्योंकि हमारे लिए अब यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। वैसे वो ब्लैक कैट कौन थी जो हमें बचाने के लिए आई थी। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं तो उनकी आंखों के सामने फिर से वही लेडी आ जाती है जो कि ब्लैक कैट के आउटफिट में थी। वो भी यहाँ पर फिर से उन्हीं आंखों के बारे में सोचने लगते हैं क्योंकि उन्हें वो आंखें जानी पहचानी सी लगती है। इधर किंग यानी कि रोहित के पैलेस में यहाँ पर रोहित की बाहों में सो रही अनिका की जब यहाँ पर नींद खुली तो इधर अपने सामने रोहित को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है।